वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी को। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। द रूल्स ऑफ द हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। ठीक है, तो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी, इसका रूल्स क्या है? इसका जो बेसिकली रूल्स है वो डिटरमाइन करता है उस प्रोसेस को जिसकी वजह से कोई भी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनहेरिटेड होता है, यानी कि पेरेंट्स से इंडिविजुअल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट्स हैं वो इनहेरिटेड हो रहे हैं, उसको डिटरमाइन करता है हेरिडिटी या आनुवंशिकी। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। What exactly do we mean by the similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of a human being. However, it does not look exactly like its parents, and human populations show a great deal of the variation. अब यहाँ पे हम लोग inherited traits के बारे में बात कर लेते हैं कि जो traits inherit हो रहे हैं parents से किसी भी individual में, ठीक है, तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मान लीजिए कोई भी चाइल्ड है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स का। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये फ्री ईयर लोब्स हैं और यहाँ पे अटैच्ड ईयर लोब्स। अब आप लोगों को एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी में क्या है कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट को ऑब्जर्व करिए जिनके फ्री ईयर लोब्स हैं और जिनके अटैच्ड ईयर लोब्स हैं, और उनको उनके पेरेंट्स से कंपैरिजन करिए। तो इस तरह से हम लोग इस हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। जो फादर ऑफ हेरिडिटी थे मेंडल, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन ट्रेट्स के बारे में उनका क्या विचार रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट practically equal amounts of the genetic material to the child. This means that the each trait can be influenced by the both paternal and maternal DNA. तो उनका जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रहा है, जो बेसिक रूल्स रहा है, वो इस पे ही बेस्ड है कि जो फादर एंड मदर हैं दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी जेनेटिक मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यानी उसको हम लोग पैटर्नल और मैटर्नल डीएनए का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब है इन दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी ट्रेट्स के या कैरेक्टरिस्टिक्स के इनहेरिटेड होने में, जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में इनहेरिटेड हो रहा है। And thus for each trait there will be two versions in each child. What will then the trait see in the child be? Mendel worked out the main rules of the such inheritance, and it is interesting to look at the some of which experiments from more than a century ago. अब यहाँ पर बताया जाता है कि मेंडल ने कुछ रूल्स बनाए और उन्होंने इस हेरिडिटी और रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट पे, हेरिडिटी कॉन्सेप्ट पे वर्क किया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग ग्रेगॉर जॉन मेंडल के बारे में जान लेते हैं कि मेंडल थे कौन। तो मेंडल वाज एजुकेटेड इन अ मॉन्टेंसरी एंड वेंट ऑन टू द स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द वियना, एंड फेल्यूर इन द एग्जामिनेशंस फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट एंड डिड नॉट सप्रेस हिज zeal for the scientific quest. He went back to his monastery and started growing peas. Many others had studied the inheritance of the traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of the science and mathematics and was the first one to keep count of the individuals exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive at the law of the inheritance, and that we have discussed in the main text. अब देख लीजिए, मेंडल जो थे उन्होंने, उनका जो कार्यावधि वर्ष था वो 1822 से 1884 के बीच में था। वो एक मॉनेस्ट्री में एजुकेशन उन्होंने लिया था। उसके बाद वो साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए। वहाँ पे वो उन्होंने टीचिंग सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में वो फेल्योर हो गए, लेकिन उनका जो साइंटिफिक माइंड था वो वर्क करते रहे उस पर। वहाँ मॉनेस्ट्री में गए, वहाँ पे उन्होंने पीस यानी मटर के पौधों को उगाना स्टार्ट कर दिया,
और वहाँ पर मटर के पौधे के जितने भी ट्रेट्स थे उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो फ्रेंड उसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इसके बारे में मटर पे शोध कार्य, अपना रिसर्च कार्य कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो मेंडल थे उन्होंने अपने मैथमेटिक्स और साइंस के नॉलेज को क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, और उससे उन्होंने बहुत सारे लॉज दे दिए, इनहेरिटेंस के लॉज। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक लॉ देखेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स ओवर 2 जनरेशंस। ये इस लॉ को पहले यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं इसमें है क्या। Mendel used a number of the contrasting visible character of the garden peas round in wrinkle seeds। अब यहाँ पर देखिएगा कि मेंडल ने जो है कुछ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर जो कि गार्डन पी में दिखाई पड़ते हैं उस टाइप के उन्होंने सीड लिए, मटर के पौधे के बीज लिए। ठीक है, तो कौन कौन से बीज लिए, राउंड और रिंकल। ठीक है, टॉल और शॉर्ट प्लांट लिए, मतलब कि मटर के पौधे के टॉल और शॉर्ट प्लांट्स लिया, राउंड और रिंकल सीड लिया, वाइट एंड वायलेट फ्लावर्स लिया, और इसी तरह बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्या कर लिए। He took pea plants with different characteristic, और टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में एक क्रॉस दिखाया गया है। तो इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक ले ली मटर के पौधे की। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस द प्रोजेनी फ्रॉम देम। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूस द प्रोजेनी फ्रॉम दैम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ द टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। अब इन्होंने टॉल और शॉर्ट प्लांट लिया है मटर का, पीस का, और उसके बाद उनके बीच में क्रॉस कराया है, और उसके बाद टॉल और शॉर्ट जितनी भी प्रोजेनी होती है उनके परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। तो इन द फर्स्ट प्लेस देयर वेर नो हार्वे कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स वर सीन। This means that the only one of the parental traits was seen, not some mixture of the two. So the next question was, were the tall plants in the F generation exactly the same as the tall plant of the parent generation? Friends देखते हैं यहाँ पर क्रॉस, पहले F1 जनरेशन का हम लोग क्रॉस देखते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने किस तरह से दिखा रखा है टॉल और शॉर्ट प्लांट को। यहाँ पर आप देखिए टॉल प्लांट को वो टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, 2 कैपिटल टी हैं। शॉर्ट प्लांट को उन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। F1 जनरेशन में इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2 कैपिटल टी हैं तो उसमें से एक कैपिटल टी ले लेते हैं, और 2 स्मॉल टी हैं तो उसमें से एक स्मॉल टी ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाता है F1 प्रोजेनी में, यानी कि टॉल और शॉर्ट का मिक्सचर मिलता है। अब बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो डबल कैपिटल टी होता है ये हमेशा डोमिनेंट रहता है, और स्मॉल टी जो होता है वो हमेशा रिसेसिव कंडीशन में रहता है। ठीक है फ्रेंड, और जब हमें मिक्सचर मिलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो इसमें हमेशा डोमिनेंट जो रहेगा वो कैपिटल टी वाला रहेगा, और रिसेसिव कंडीशन में स्मॉल टी रहेगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक उसमें स्मॉल टी के हैं लेकिन छुपे हुए हैं, और डोमिनेंट मतलब जो अपना प्रभाव रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है F1 प्रोजेनी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को F1 प्रोजेनी में इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम लोगों को क्या मिल जाता है, मिक्सचर मिल जाता है। अब हम लोग इन्हीं में दोबारा से क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, यानी कि फिर से हम लोग इनके बीच में आपस में क्रॉस करा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके बीच में हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो देखिए एक बार कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, एक बार कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, एक बार स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी, और एक बार स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। फ्रेंड इस तरह से 4 ट्रेट्स हमको मिल गए हैं। देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिला कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स 2 स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह से जो कैपिटल टी जहाँ पर हैं वो क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉल, यानी कि ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, ये तीनों क्या हो गए, टॉल हो गए। और जहाँ 2 स्मॉल टी आए हैं वो आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, यानी ये हो गया शॉर्ट और ये हो गया टॉल। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग फिर से कि कैसे इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और फ्रेंड्स जो हम लोगों ने क्रॉस कराया था कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग का इस तरह से क्रॉस था टी के बीच में। ठीक है, हम लोगों को 4 ट्रेट मिले, टी टी और इस तरह से 4 ट्रेट मिल गए।
ठीक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये देखिए 1:, अब ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, 2:1। ये जो क्रॉस हम लोगों को मिल रहा है इसको हम लोग कहेंगे, ये जो रेशियो मिल रहा है इसको कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक और रेशियो हमें मिल रहा है, वो रेशियो क्या मिल रहा है, ये देखिए ये तीनों हमेशा टॉल रहेंगे, ठीक, और ये हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, यानी 3:1 मिल रहा है, 3 टॉल और 1 शॉर्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, इसको कहते हैं फिनोटाइप, यानी फिनोटिपिक रेशियो भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग इस क्रॉस के सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस लॉ को हम लोगों ने नाम दिया है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स ओवर 2 जनरेशंस। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे फ्रैगमेंटेशन के बारे में। अब देखते हैं फ्रैगमेंटेशन कहते हैं किसे। तो इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क, स्पाइरोगायरा। अब आपको ध्यान रखना है, फ्रैगमेंटेशन जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको स्पाइरोगायरा का एकदम दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू द स्मॉलर पीसेज अपॉन द मैचुरेशन एंड दिस पीसेज ऑफ द और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्पाइरोगायरा जो होता है लैडर शेप का होता है। ठीक है, उसको देखिए फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है कि टुकड़े टुकड़े में टूट जाना। ठीक है, जैसे ये स्पाइरोगायरा है, इसमें हर एक फ्रैगमेंट पे उसका न्यूक्लियस होता है फ्रेंड। तो ये क्या करता है फ्रैगमेंटेशन में, इसका हर एक फ्रैगमेंट जो है वो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेज में, और ये डेवलप हो जाता है एक नए स्पाइरोगायरा में। इस तरह से ये लैडर शेप का आपको लग भी रहा है। ठीक है, तो इसका हर एक फ्रैगमेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से एक फ्रैगमेंट ब्रेक डाउन हुआ और वो नए स्पाइरोगायरा में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दे कैनॉट सिंपली डिवाइडेड सेल बाई सेल। ठीक है, ये स्पाइरोगायरा के केस में तो यही होता है कि ये क्या होता है, सिंपली ब्रेक कर जाता है मैच्योरेशन होने पे, मैच्योर होने पे छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में, और हर एक पीस या फ्रैगमेंट ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। लेकिन सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों? दे कैनॉट सिंपली डिवाइडेड सेल बाई सेल। द रीजन इज दैट मेनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स are organized as tissue, and tissue are organized into the organ which then have to be placed at definite position in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex way of the reproduction. अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हायर लेवल का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑर्गन और टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है आपको लोगों को पता है, ये सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस तरह से हायर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो उसमें सिंपली सेल डिवीज़न होना पॉसिबल नहीं है। A basic strategy used in the multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions. Following this general pattern, reproduction in such organisms also function of a specific cell type. How is the reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of the many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, प्रोलिफिलेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल्स टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस। तो आपको यहीं पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन बता रहा है फ्रेंड्स। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए। तो उसमें एक पहला टॉपिक यही है कि फ्रैगमेंटेशन को मैंने आप लोगों को क्लियर करके बताया कि जब भी कभी एग्जामिनेशन में फ्रैगमेंटेशन के बारे में आएगा तो आपको स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल याद करना है। स्पाइरोगायरा जो है वो लेडर शेप का है, हर एक फ्रैगमेंट मैच्योरेशन के बाद ब्रेक डाउन होकर के ग्रो कर जाता है। अगर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर का और भी कोई टॉपिक पढ़ना या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उस पूरे चैप्टर को एक बार समराइज कर दूंगी। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो रीजनरेशन लिया हुआ है, तो रीजनरेशन को हम लोग देख लेते हैं।
Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to the new individual organism from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into the many pieces, many of these pieces grow into the separate individuals. यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रीजनरेशन की, और जो रीजनरेशन पाया जाता है वो प्लेनेरिया में पाया जाता है फ्रेंड्स. ठीक है, तो रीजनरेशन जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोगों को प्लेनेरिया का एग्जाम्पल अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान रख लेना है. इसमें होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिविजुअल जो होता है वो अपने उसका बॉडी पार्ट्स अगर कहीं से भी क्या होता है कट जाता है या किसी वजह से ब्रेकन अप हो जाता है, टूट जाता है बहुत सारे पीसेस में, तो हर एक पीस ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना लेता है. जैसे यहाँ पे हम लोग हाइड्रा और प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रा और प्लेनेरिया के अगर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं अगर कट जाते हैं किसी भी तरीके से तो हर एक पार्ट ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है. इस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं. और रीजनरेशन जो होता है इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक द लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स. ये जो होता है वो बहुत स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है और हर एक सेल जो होता है लार्ज नंबर ऑफ द सेल बना लेता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए आप लोग फिगर में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक प्लेनेरिया है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं. अगर ये किसी भी तरीके से 2 या 2 से अधिक पार्ट में इस तरह से टूट गया तो हर एक पार्ट ग्रो करके एक नया प्लेनेरिया बना देगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक नया प्लेनेरिया यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं 3 पार्ट में ब्रोकन अप हुआ है और तीनों पार्ट रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया बना लेते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन की प्रोसेस कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को फ्रेंड्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो.